नमस्कार साथियों। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी 67th मुख्य परीक्षा की तैयारी को लेकर अपने अपने स्तर से लगातार गंभीरतापूर्वक प्रयासरत होंगे। निश्चित रूप से प्रत्येक दिन एक नई ऊर्जा के साथ अपनी तैयारियों को लेकर आगे बढ़ रहे होंगे। इसको लेकर के हम आप सभी को निश्चित रूप से विशेष शुभकामनाएं देते हैं। इसके साथ ही एक महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी के साथ साझा करना चाहेंगे। आज चूँकि शनिवार 12 नवंबर है और आप सभी के साथ पिछले दिनों हमने एक घोषणाएं किए थे। एक महत्वपूर्ण घोषणा थी टेस्ट सीरीज प्रोग्राम को लेकर के। आज मैं आप सभी को यह जानकारी देते हुए बेहद खुशी महसूस कर रहा हूं कि आज के दिन में पहले ही दिन 113 विद्यार्थी ने, आपके छात्र मित्रों ने आज के डेट में एग्ज़ाम दिया है और वो सभी निश्चित रूप से शानदार तरीके से अपनी जो टेस्ट सीरीज प्रोग्राम है उसमें अपनी भागीदारी को बढ़ चढ़ करके एंजॉय किया है। चलिए, आज हम लोग इस चीज़ को लेकर के एक सामान्य जो सूचना थी आप सभी की दृष्टि से और आप सभी के लिए, आज हम लोग इंटरनेशनल रिलेशन IR को लेकर के हम लोग आगे बढ़ेंगे। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि BPSC GS पेपर 1 में IR का खंड जो कि करंट अफेयर से जुड़ा हुआ है, काफ़ी महत्वपूर्ण है और काफ़ी मायने रखता है, और ख़ासकर तब जब वैश्विक समाज बहुत सारी पेचीदगियों से भरा हुआ है। हम सभी को इस बात का ज्ञान है कि आज हम जिस दुनिया में निवास कर रहे हैं, यह किसी एक राष्ट्र का या किसी एक सीमाओं के दायरे में रहने का दौर नहीं है। आज हम एक ऐसे वैश्विक समाज में निवास कर रहे हैं जहां एक राष्ट्र किसी अन्य राष्ट्र के साथ या अन्य बहुपक्षीय स्वरूप में अपनी गतिविधियों का अपने आवागमन करते हैं और कई प्रकार के वस्तु, व्यक्ति अथवा अन्य प्रकार की संपदाओं का हस्तांतरण भी करते हैं। आज के समय में एक समाज, एक राष्ट्र कई प्रकार के विज्ञान और तकनीक जैसी महत्वपूर्ण आविष्कार को एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं और इसी क्रम में कई सारी उपलब्धियों को प्राप्त भी करना चाहते हैं। आज हम लोग अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के जिस समाज में, जिस दौर में जी रहे हैं, वह निश्चित रूप से एक विश्व समाज का एक ऐसा दौर है जहां हम एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं। हम एक दूसरे के बिना स्वयं के अस्तित्व की कल्पना तक नहीं कर सकते हैं। ऐसे में देश और दुनिया के किसी एक हिस्से में कोई घटनाएं होती है तो उसका असर वैश्विक समाज के दूसरे हिस्से में भी पड़ता है। आज यूक्रेन का विवाद पूरे वैश्विक समाज को प्रभावित कर रहा है। साउथ चाइना का विवाद, इंडो पैसिफिक क्षेत्र का विवाद या अन्य प्रकार के इजराइल या फिलिस्तीन का विवाद या दूसरे अन्य क्षेत्रों में जो कुछ भी हम देख रहे हैं उससे पूरी दुनिया प्रभावित हो रही है। आज हम लोग समझेंगे कि दरअसल किस प्रकार से भारत ने अपने विदेश नीति को लेकर के आगे बढ़ना शुरू किया और किस तरीके से भारत आज के तक के सफ़र को पूरा किया है। आज हम लोग इस क्रम में आगे बढ़ते हुए जब हम लोग विदेश नीति को, भारत की विदेश नीति को लेकर आगे बढ़ें तो आज हम लोग इस बात को समझते हैं कि भारत की विदेश नीति जो गुटनिरपेक्षता के सिद्धांतों पर आधारित था, और हम सभी को नेहरू की गुटनिरपेक्षता के जो सिद्धांत थे उसे एक बार जरूर स्मरण करना चाहिए कि यदि हम अपने आप को किसी एक गुट के साथ जोड़ते हैं तो एक प्रकार से शायद यह उत्तम कदम नहीं होगा, परंतु हमें ही नहीं वरन सारी दुनिया को इससे लाभ की अपेक्षा हानि ही होगी। इससे हम विश्व में अपने प्रभाव का उपयोग नहीं कर सकेंगे। अतः हमने गुटनिरपेक्षता की नीति को स्वीकार किया। यह साझा करने का अर्थ केवल इतना है आप सभी के साथ कि आप सब इस बात को लेकर के निश्चित हो सकें कि दरअसल नेहरू की जो पॉलिसी थी, नेहरू की जो विदेश नीति थी, यानी गुटनिरपेक्षता के जो सिद्धांत थे वह किस प्रकार से थे। आज हम लोग जिस प्रकार की चर्चा को लेकर आगे बढ़ रहे हैं उसमें नेहरू की भूमिका को लेकर, एक सांकेतिक स्थिति को लेकर हमने आप सभी के साथ 2 शब्द शेयर किए, और आज हम लोग इस बात को समझेंगे कि नेहरू की इस गुटनिरपेक्षता से लेकर के मोदी की बहुपक्षीयता तक का सफ़र किस प्रकार से रहा और भारत ने किस प्रकार से अपने सफ़र को पूरा किया। यूँ तो हम सभी को इस बात का ज्ञान है कि जिस प्रकार से गुटनिरपेक्षता के साथ भारत ने उस वक्त के अमेरिका और सोवियत संघ के 2 ध्रुवीय से बीच में से एक अपने लिए रास्ते अलग से तैयार किए। बाद में आने वाले दिनों में ग्लोबलाइजेशन के दौर में भी नरसिंह राव सरकार के समय, इस बीच इंदिरा गांधी की सरकार, फिर आने वाले समय में अटल जी की सरकार, मनमोहन सिंह की सरकार और आज फिर मोदी गवर्नमेंट की सरकार, कई सारे परिवर्तन हमारे बीच देखने को मिले और राष्ट्र निरंतर अपने स्वयं गति में बना रहा।
आज हम लोग बीपीएससी मुख्य परीक्षा के दृष्टि से जिस कंटेंट को पढ़ेंगे, जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, उस कंटेंट पर एक एक करके संक्षिप्त में हम आप सभी के साथ चर्चा कर रहे हैं। इसका उद्देश्य केवल इतना है कि मैं आपको यह बता सकूं कि वो कौन से ऐसे पक्ष हैं, कौन से ऐसे कंटेंट हैं या जिस पर हमें ध्यान देना चाहिए अपने अध्ययन के क्रम में, जो हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। उनमें सबसे पहले हमने लिखे हुए हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के सिद्धांत। हम सभी को इस बात का ज्ञान है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का सिद्धांत काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और इस क्रम में हम लोग खास तौर पर इस बात को समझेंगे कि आज के डेट में यानी कि बीओपी, जिसको हम लोग बोलते हैं बैलेंस ऑफ पावर यानी शक्ति संतुलन, आज के समय में जो कि बहुपक्षीय ध्रुव है, और ऐसे वैश्वीकरण में, ऐसे वैश्विक समाज में शक्ति संतुलन कितना महत्वपूर्ण है, हम लोग इस बात को समझने का भरपूर प्रयास करेंगे। आज शक्ति संतुलन के कारण ही या शक्ति असंतुलित अवस्था में होने के कारण ही विश्व में कई प्रकार के कंट्रोवर्सी हमें देखने को मिल रहा है। इसका क्या महत्व है, इस बात को लेकर हम लोग निश्चित रूप से विस्तार पूर्वक समझेंगे। संयुक्त राष्ट्र एवं सुरक्षा परिषद यूएनजीए, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को लेकर के भी हम लोग बात करेंगे। हम सभी इस बात को जानते हैं कि यूनाइटेड नेशन की स्थापना किस उद्देश्य से हुई, और यूनाइटेड नेशन को लेकर के वर्तमान में क्या कुछ एक हास्यास्पद जैसी स्थितियां बनी हुई है, और वैश्विक समाज के कई ऐसे राष्ट्र हैं जिसमें खास तौर पर भारत जैसे राष्ट्र हैं, जब भी यूनाइटेड नेशन से अपनी संबोधन को करते हैं तो कुछ इस प्रकार से आशा के साथ करते हैं कि यूनाइटेड नेशन एक वैश्विक व्यवस्था में अपनी भूमिका को और अधिक प्रशंसनीय निभाए, और अधिक आगे बढ़कर निभाए, और वैश्विक संबोधन को लेकर हम लोग बढ़ेंगे, यानी समझेंगे कि यूनाइटेड नेशन के संदर्भ में वैश्विक संबोधन क्या हो सकता है और विश्व के बीच में क्या जिम्मेदारियां दिखती है। भारत की विदेश नीति नेहरू से मोदी तक, अभी हमने बात किया कि नेहरू की गुटनिरपेक्षता के सिद्धांत से लेकर के मोदी की बहुपक्षता तक, हम लोग समझेंगे कि भारत की विदेश नीति उस वक्त से लेकर के अब तक की विदेश नीति किस प्रकार है और किस तरह से बदलाव आया। भारत चीन संबंध हम सभी जानते हैं कि हमारे पड़ोस और ताकतवर राष्ट्र के रूप में है चीन। भारत चीन संबंध के पक्ष में हम लोग जानेंगे कि भारत चीन सीमा विवाद क्या है और कितना विवादास्पद है, इन सब से आप सभी परिचित हैं। दक्षिण चीन सागर, इसके बाद हम लोग समझेंगे कि क्वाड सहित दक्षिण चीन सागर के विवाद, हम लोग जानते हैं कि साउथ चाइना सी, क्वाड जो कि साउथ चाइना सी के विवाद को ही कंट्रोल में करने के लिए किया गया। ये अलग बात है कि आज के डेट में कई सारे एंगल देखे जा रहे हैं। उसके बाद इंडो पैसिफिक रीजन आप लोग समझ रहे हैं, जो कि भारत का और जो ट्रायंगल पोजीशन के तौर पर है, उसके बाद चीन के साथ, यानी कि किस प्रकार से इंडो पैसिफिक रीजन में भारत, अमेरिका, चीन और श्रीलंका जैसे कि बीच में एक प्रकार से ऐसी स्थितियां उत्पन्न हुई है, और एक प्रकार से यह समुद्री मालवाहक क्षेत्र भी है जो निश्चित रूप से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। भारत पाकिस्तान संबंध, हम सभी इस बात को लेकर के बखूबी पूर्व से परिचित हैं भारत पाकिस्तान संबंधों से, और पारंपरिक संबंध हमारे भारत पाकिस्तान आपस में हैं, और कई ऐसे कंट्रोवर्सी हैं जो कि समय पर लगातार जारी रहते हैं, और ख़ास तौर पर भारत पाकिस्तान संबंध शायद सबसे अधिक ज्वलंत मुद्दे के रूप में बराबर बना रहता है, लेकिन आज के डेट में यह उतने प्रासंगिक नहीं है जितने और भी कई सारे पक्ष हैं। भारत बांग्लादेश है, जो स्वाभाविक संबंधों के तौर पर हम सभी जानते हैं कि बांग्लादेश का सुरक्षित होना और बांग्लादेश का भारत के प्रति स्वाभाविक रिश्ते होना कितना महत्वपूर्ण है। अगर इन रिश्तों के बीच में किसी प्रकार की समस्या होती है या चीन जैसे देशों का दखल बढ़ता है, तो भारत के लिए किस प्रकार से परेशानी का कारण बन सकता है। आज हम लोग और आगे बढ़ें तो हम लोग देख रहे हैं कि भारत अमेरिका संबंध, भारत ने एक लंबे समय तक सोवियत रूस के साथ एक तरफा संबंध को बनाए रखा, लेकिन ग्लोबलाइजेशन के दौर में, वैश्वीकरण के दौर में, जब से मिखाइल गोर्बाचेव के वहाँ से हटने के बाद जिस प्रकार से सोवियत रूस का विघटन हुआ मिखाइल गोर्बाचेव के दौर में, और जिस प्रकार से सोवियत रूस लगातार विघटित होते हुए आज कई देशों के रूप में विभक्त होते चला गया, और जो कंट्रोवर्सी है उस दौर में कई सारे हमें देखने को मिला। इसके साथ ही दूसरी ओर हम लोग इस बात को भी लेकर के समझ रहे हैं कि किस प्रकार से आज
भारत और अमेरिका के संबंध मजबूत होते जा रहे हैं, खासतौर पर पश्चिमी देशों के साथ। हालांकि अमेरिका का भारत के साथ क्या हित है और भारत का अमेरिका के साथ क्या हित है, इस बात को लेकर के हम लोग सामान्यतः परिचित हैं, लेकिन आगे और भी समझेंगे। लेकिन भारत अमेरिका संबंध में रूस यूक्रेन संघर्ष के पॉइंट को समझना है, क्वाड को समझना है, एससीओ को समझना है, इंडो पैसिफिक रीजन एवं पाकिस्तान के एंगल को समझना है। ये हमें भारत अमेरिका संबंध पढ़ते हुए समझना है। भारत रूस संबंध, जब भारत रूस संबंधों की हम बात करते हैं तो दक्षिण चीन सागर की बात होती है, रूस यूक्रेन विवाद आदि की बात होती है, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। भारत और ओआईसी की जब हम बात करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज, इसमें 56 देशों से मिला हुआ कंट्रीज है जो ये ऑर्गेनाइजेशन है कि भारत और ओआईसी एवं कश्मीर। आजकल जानते हैं कि जब शुरू में कश्मीर को लेकर के भारत ने इस बीच जो कदम उठाए 2 राज्यों में उसे अलग करके, तो ओआईसी का खास तौर पर कोई प्रतिक्रिया नहीं हुआ करता था। लेकिन समय के साथ ओआईसी ने अपनी प्रतिक्रिया देना शुरू किया। उस बात को समझेंगे कि कश्मीर के मुद्दे पर ओआईसी इतना मुखर क्यों, आखिर क्या मतलब है। इसके अलावे ब्रिक्स को लेकर के भी समझेंगे कि ब्रिक्स, G7, G20 ये ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जिसको कहा जाता है कि यह सदा जीवंत ऑर्गेनाइजेशन है। यह वैश्विक नेतृत्व कुछ इस प्रकार से करता है जो अलग अलग पक्ष से नेतृत्व तो कर रहा होता है, लेकिन साथ ही साथ यह इतना महत्वपूर्ण है कि यह एक बड़े इकोनॉमी को, आज अगर देखें तो G20 विश्व के लगभग 85% राष्ट्र के आर्थिक गतिविधियों का संचालन करते हैं, उसका नेतृत्व करते हैं। ब्रिक्स दुनिया की बढ़ती और उभरती अर्थव्यवस्थाओं का नेतृत्व कर रहा है। G7 और G7 प्लस मिलकर के न केवल यूरोप और अमेरिका जैसे देशों के बीच में महत्वपूर्ण है, बल्कि G7 प्लस में भारत जैसे देशों को भी शामिल करके इसके दायरे, इसके बाजारीकृत और आर्थिक स्वरूप को और अधिक विस्तार देने का प्रयास किया गया। रूस यूक्रेन संघर्ष को समझेंगे हम लोग। भारत पर प्रभाव क्या रहा, रूस यूक्रेन संघर्ष का क्या प्रभाव है और पश्चिमी देशों की भारत से क्या उम्मीदें हैं, इस बात को भी समझेंगे। यानी कि रूस यूक्रेन संघर्ष के बीच में भारत का क्या अर्थ है, यहाँ पर भारत के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, भारत का क्या दायित्व हुआ, उभर करके आया। और दायित्व इसलिए भी क्योंकि भारत केवल भारत नहीं है जो सामान्यतः आज से कई वर्षों पूर्व या दशकों पूर्व हुआ करते थे। भारत नई उभरती वैश्विक मंच पर कई सारे नए नेतृत्व को लेकर लगातार आगे बढ़ रहे हैं, और स्वाभाविक है कि आप अपने नेतृत्व का विस्तार जितना अधिक करेंगे उतना ही अधिक आपके ऊपर दायित्व का भी एक विस्तार आएगा जो खुलकर आएगा। तो पश्चिमी देशों की भारत से क्या कुछ उम्मीदें हैं, यह भी हमारे सामने महत्वपूर्ण है। वैश्विक शरणार्थी संकट, वैश्विक शरणार्थी संकट में हम लोग जानते हैं कि दुनिया के कई ऐसे देशों से हमें यह खबर मिलती है कि वैश्विक स्तर पर इस देश को छोड़कर इस देश के लोग उस देश जा रहे हैं, उस देश से उस देश में जा रहे हैं। एक बार तो ऐसी भी जानकारी मिली थी कि जो रोहिंग्या शरणार्थी को लेकर, जिसकी चर्चा हम यहाँ पर करेंगे आप सभी के साथ आगे, कि रोहिंग्या शरणार्थी संकट और भारत के संदर्भ में कि बर्मा जैसे देशों में और बांग्लादेश और फिर भारत जैसे देशों को लेकर के कई ऐसी चर्चाएं देखने को मिली थी जो आपस में बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी को लेकर के है, और वहाँ मानवीयता भी हावी होती है। लेकिन सबके बावजूद मानवीयता कितना महत्वपूर्ण है और यह शरणार्थी कितना अधिक संकट है, यह स्थिति, यह सभी महत्वपूर्ण है। और अंत में और भी ज़्यादा खास तौर पर महत्वपूर्ण होगा, और वह होगा वर्ल्ड इकोनॉमिक क्राइसिस आफ्टर कोविड-19। यह एक ऐसा टॉपिक है जो निश्चित रूप से बेहद इंपॉर्टेंट है, जो आपके लिए जरूरी है, और इतना जरूरी है कि हम लोग इस बात को समझें कि आफ्टर कोविड-19 वैश्विक व्यवस्था किस रूप में बदली। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि आज के डेट में संबंधों के, सभी संबंधों के लिए, यानी आर्थिक संबंधों के लिए हमारे पास कई आयाम हो सकते हैं, लेकिन सभी आयामों में आर्थिक संबंध सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। और कोविड-19 के बाद वैश्विक यूनिवर्सिटी एक लेवल पर जिस तरीके से हमें संकट देखने को मिल रहा है, जो क्राइसिस देखने को मिल रहा है, उसमें किस प्रकार के संबंधों में बदलाव आए, किस प्रकार के यह बदलाव हमारे बीच मौजूद हुए और यह हमारे लिए कितना अहम है, इस बात को समझने का प्रयास करेंगे।
तो इस तरीके से हमने एक संक्षिप्त परिचय आप सभी के साथ साझा किए कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अंतर्राष्ट्रीय संबंध बीपीएससी मुख्य परीक्षा की दृष्टि से हमें क्या कुछ पढ़ना है और किस प्रकार से हमें बहुपक्षीय दृष्टि से पढ़ना है। इन सभी चीज़ों पर हम लोग आगे एक एक करके बढ़ेंगे और निश्चित रूप से हम आशा करते हैं कि आप सभी हमारे आज के इन प्रयासों के साथ जो लोग जुड़े हैं वह निश्चित रूप से इस बात को समझ पा रहे होंगे कि भविष्य में हम आप सभी के साथ किस प्रकार की कोशिशों को लेकर निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे। जुड़े रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कंटिन्यू इसी प्रकार आप हमारे साथ बने रहिए।